आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और हमारा अगला सेगमेंट है आज 10th क्लास में अगला सेगमेंट है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है बेटा, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, तो हमें पता है रिएक्शन में क्या होता है कि एक स्पीसीज होती है जो इन्वॉल्व होती है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? तो सबसे पहले अब हम जानने वाले, ये तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मैंने बात की, अब यहां पर समझिएगा कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। तो देखो एलिमेंट इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो बैलेंस इक्वेशन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होंगे उनके एटम्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के एटम हैं वो प्रोडक्ट के एटम के इक्वल हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। समटाइम्स अगर हम बोलें तो एक और प्रॉपर्टी याद रखना, जो चार्ज होते हैं, क्या होते हैं? चार्ज। लेकिन सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल्स देता हूं। जैसे ये कार्बन है हमारे पास और इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम गौर से देखें तो C+O2 रिएक्टेंट है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो इसमें कार्बन का कितना एटम है? 1। इधर 1 ही तो है, इधर कार्बन कितना है बेटा? 1। तो कार्बन कार्बन इक्वल है ना दोनों तरफ। इधर देखें अगर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के कितने हैं? इधर 2 लिखा ना, तो O2 मतलब 2 एटम है। इधर भी कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। तो इधर भी 2, इधर भी 2, तो मतलब दोनों तरफ एटम क्या है? ऑक्सीजन के भी एटम इक्वल है और कार्बन के भी एटम क्या है? इक्वल है। तो इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन है ये। क्या है ये? बैलेंस इक्वेशन है। एक और हम इक्वेशन लिखते हैं, इसको इरेज करके दूसरी इक्वेशन को समझने की कोशिश करिएगा। बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे लिखा है KClO3 गिव्स KCl, पोटेशियम क्लोरेट है ये, KCl पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस O2 बना। देखो बच्चों एक काम करना, आप लोगों को सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एटॉमिक नंबर याद रखना। एटॉमिक नंबर 1 to 30 आपको क्या करना है? एलिमेंट नेम लिखने हैं और सिंबल, एलिमेंट नेम और सिंबल वगैरह लिखने हैं, ये आपका काम है। एक टेबल ऐसे बना लेंगे आप इस तरीके से, उस टेबल में इधर एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहां पर एलिमेंट का नेम लिख लेंगे, इसके बाद यहां पर उसका सिंबल लिख लेंगे और यहां पर उसका मास नंबर लिखेंगे, ठीक है, मास नंबर। तो इस तरीके से टेबल बनाकर 30 तक आपको लिखना है। ये काम आपका होमवर्क में है, ये आपको करना जरूर है भाई। थोड़ा सा आप काम करेंगे जरूर, हालांकि हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो आपको एटम्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फिलहाल ये काम आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा? KCl पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हीट किया गया और ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। देखो यहाँ पोटेशियम का 1 एटम है, ठीक है, 1, इसमें भी पोटेशियम 1, यानी पोटेशियम बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, ये भी क्या है? बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करना पड़ता है? जो भी कुछ प्लस माइनस इधर करेंगे वो हम अभी आपको आगे एक मेथड बताएंगे जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। वो हिट एंड ट्रायल मेथड ही अभी समझना है, बाकी और भी हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी हैं और एक आपका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी है जिसके द्वारा इक्वेशंस को आप बैलेंस करते हैं। लेकिन हम हिट एंड ट्रायल मेथड सीखेंगे, आसान सा है, समझ में जल्दी आ जाएगा। फिलहाल अब इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए अगर हम क्या करें तो जो बैलेंस नहीं है उनको देखते हैं।
जैसे ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन है 3, कितना है 3। तो अब क्या करें, अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पर 2 कर दिया, अगर हमने ये 2 किया तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ये ऑक्सीजन है 2 इधर है, तो 2 2 जा कितने हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पर तो 3, अब ऑक्सीजन उधर बढ़ गया। तो अब हम ऐसा करें कि इधर जो भी आएगा वो इवन में आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, अगर आप यहाँ 2 लगाओ 3 लगाओ तो इवन ही बनेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये 3 को इवन नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 3 2 जा 6 होते हैं, तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं। यहाँ 2 करने पर अब पोटेशियम और क्लोरीन दोनों डबल हो गए, तो पोटेशियम क्लोरीन दोनों डबल हो गए, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे, तो ये पोटेशियम क्लोरीन डबल हो गए। अब ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है और ये 2 है और यहाँ 3 कर दो, तो 3 2 जा 6। अब ये इक्वेशन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से ये बैलेंस इक्वेशंस होती हैं। बैलेंस इक्वेशन में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो हायर क्लास में ध्यान से सीखेंगे। नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ द प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट का चार्ज होगा वो प्रोडक्ट के चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है। चार्ज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द चार्ज ऑन प्रोडक्ट, तो दोनों के इक्वल होता है तभी इक्वेशन बैलेंस होती है। तो ये बैलेंस इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम मेथड सीखेंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, मेथड सीखेंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं मेथड। तो अब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं और मेथड कौन सा, हिट एंड ट्रायल। देखो हिट और ट्रायल का मतलब होता है, ट्रायल मतलब प्रयास कर लो, हिट मतलब अप्लाई करो। तो ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है कि आप सब कुछ देखो और अपने हिसाब से जो नंबर एडजस्ट करके लगा दो और उसके हिसाब से इक्वेशन बैलेंस हो जानी चाहिए। इसी मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को। देखो जैसे यहाँ पर आयरन है, क्या है, तो एक काम करते हैं, एक आपको बहुत छोटा सा तरीका बताकर करते हैं, आसानी से समझ में आएगा, ध्यान से समझो। तो जैसे कोई भी इक्वेशन है उसके सबसे पहले आपको एलिमेंट लिख लेना है कि कितने एलिमेंट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें आपको देखना है कि रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना है प्रोडक्ट में कितने एटम है उसके, और आपको करना क्या है, ये दोनों इक्वल करना है, इक्वल होने चाहिए बैलेंस में, क्योंकि बैलेंस का सिस्टम ही यही है, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना बात को बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। एलिमेंट जैसे आयरन एक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, Fe लिख लिया, हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन लिख लिया। 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने तीनों लिख लिए। तो अब आयरन कितने इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इधर सिर्फ एक एलिमेंट है तो 1 लिख लिया, ठीक है। इधर कितने हैं आयरन, 3 है, यहाँ 3 लिखा तो ये 3 आयरन है 3। अब यहाँ हाइड्रोजन देखो तो यहाँ हाइड्रोजन है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर भी 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो तो यहाँ 1 है, 1 ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन 4। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर बैलेंस क्या है, हमें हाइड्रोजन बैलेंस मिल रहा है, तो इस हाइड्रोजन से हमें कोई अभी छेड़खानी नहीं करनी है। अब आप ध्यान से समझो, हमें बैलेंस क्या करना है, मतलब ये इक्वल हो जाए, ये 1 है ये 3 है, तो 3 3 दोनों तरफ होना चाहिए, 3 3 दोनों तरफ होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। तो 3 किया तो इधर भी 3 हो गए, उधर भी 3 हो गए। अब आप देखो आयरन किसी के साथ है, आयरन यहाँ सिंगल है, बिल्कुल सिंगल, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंगल कर दिया, ठीक। अब आगे समझो, अब आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इक्वल है, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए अभी। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने 4 कर दिया। कितना कर दिया, 4। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो इक्वल टू 4 आ जाएगा, इक्वल टू 4 हुआ, ये इक्वल टू 3 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन किसके साथ है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ। अगर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑक्सीजन तो 4 हुए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी तो 4 टाइम हो गए, नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो यहां पर ऑक्सीजन सिंगल नहीं है ना बेटा, सिंगल नहीं है, ये हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, इसलिए तो हाइड्रोजन के साथ है। तो क्या किया हमने, हाइड्रोजन भी फिर 4 से हमें करना पड़ेगा। जब इधर हाइड्रोजन को 4 से किया, हाइड्रोजन को इधर 4 से किया, क्योंकि 4 भाई जब यहां करेंगे, ऑक्सीजन सिंगल है नहीं हाइड्रोजन के साथ, तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये 4 हुआ। अब इधर क्या है, इधर देखिए, जब इधर 4 से किया तो तुम्हें इधर भी किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, तभी ये जाकर दोनों इक्वल हो जाएंगे, हो गए। अब बैलेंस इक्वेशन ध्यान से सीखो क्या हम कर रहे हैं। अब यहां पर हम बैलेंस इक्वेशन लिखने वाले हैं, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन ध्यान दीजिएगा। देखो आयरन है, आयरन पहले लिख लेते हैं, H2O लिख लेते हैं, और गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब ध्यान से समझो बात को, देखो क्या है कि आयरन 3 था, हमने इधर 3 किया तो हमने यहाँ 3 लगा दिया, ठीक, कोई दिक्कत, सिंगल आयरन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हाइड्रोजन हमने कितना किया, ये 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 कर दिया,
कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब यहां पर तो हमें कुछ नहीं किया, हमने ये देखो यहां पर आयरन के साथ इस तरफ प्रोडक्ट में कुछ नहीं किया था, क्या था, इधर भी ऑक्सीजन के साथ कोई छड़कानी नहीं, बस हुई थी तो किसके साथ हुई थी, ये देखो हाइड्रोजन के साथ हुई थी। हाइड्रोजन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 4 कर दिया। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? बैलेंस। समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं इक्वेशन समझ में आई होगी। इस तरीके से अगर आप इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो इजिली इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन समझ में आई होगी, ध्यान से समझ लीजिए। तो अब हम आगे अगली इक्वेशन करते हैं। तो इस इक्वेशन को अब हमें बैलेंस करना है। क्या करें? एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट क्या? रिएक्टेंट प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहां पर भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 2, यहां ऑक्सीजन है 1। तो यहां 2 करने के लिए इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये सिंगल नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हाइड्रोजन हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो यहां पर भी इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इसके साथ ही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं? तो अब क्या करते हैं? बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 इसके आगे लिख दीजिए, 2H2 प्लस O2 ऐसे ही रहेगा, गिव्स ये 2 कॉमन है तो ये 2 हो गया और प्लस क्या हो गया? H2O। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या हो गए? बैलेंस। 2-4 इक्वेशन इस तरीके से करो, फिर डायरेक्ट इक्वेशन कर सकते हो, डायरेक्ट बिना ये सब लिखे एलिमेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट डायरेक्ट आप कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है आगे इक्वेशंस करने के लिए। ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। 2-4 इक्वेशंस दे रहे हैं, उनको करके देखिए। ये 4 इक्वेशंस आपको खुद बैलेंस करनी है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको कॉपी पर लिख लीजिएगा और इनको बैलेंस करके अगले लेक्चर में हम इनकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो किया था वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये बैलेंस इक्वेशन आप करिएगा, आराम से कर लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे और आप अपने आप को चेक भी कर लेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है, हमने सही किया या नहीं किया। आप ये लिख लीजिए एक बार। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है तो उस रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे कि एक रिएक्शन में ही सारी बातें कह दी गई हों, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत ना पड़े कि हाँ कि क्या है। जैसे कोई भी रिएक्शन है तो उसको कई तरीके से लिखा जाता है। एक जैसे बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, तो एक तो हम जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करके हम उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कोई भी रिएक्टेंट है, अगर मान लिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी है, अगर उसकी सॉलिड स्टेट में सॉलिड सब्सटेंस है तो ब्रैकेट में S लिख दिया जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाएगा? S। तो ब्रैकेट में अगर S लिखा है तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड है। अगर लिक्विड होगा तो ब्रैकेट में L लिख दिया गया होगा, गैस होगा तो ब्रैकेट में स्मॉल g लिखा होगा। और अगर मान लिए अगर वो एक्वस है, एक्वस का मतलब है वाटर के अंदर डिसॉल्व करके यानी सॉल्यूशन भाग ले रहा है, तो उसको AQ लिखा होगा ब्रैकेट में एक्वस। AQ मतलब एक्वस। ठीक है, ज्यादातर स्मॉल लेटर से ऐसे लिख देते हैं एक्वस, AQ। AQ का मतलब है एक्वस इन वाटर, मतलब इन वाटर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वाटर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन और फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, मींस दैट एज अ रिएक्टेंट और एज अ प्रोडक्ट एक्वस फॉर्म में बनेगा। तो एक बात ये हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये आपके सामने 2 केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट और ब्रैकेट में लिखा S। इसका मतलब ये सॉलिड है, S मतलब सॉलिड है, और KCl S मतलब सॉलिड है, ये G मतलब गैस है। इसी तरीके से आगे CO प्लस 2H2, तो CO ब्रैकेट में G मतलब गैस, H2 गैस, और यहाँ जो बन रहा है वो लिक्विड है, L का मतलब लिक्विड में बनेगा। तो ये रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने का सिस्टम होता है। इस तरीके से इंफॉर्मेटिव हम रिएक्शन को बनाते हैं। अब बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, तो हीट चेंज के हिसाब से भी इंडिकेट करके भी रिएक्शन को यानी हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे बात को समझो, इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, भी ऐसे ये लिखा है, इसको आप इग्नोर करना भी। हीट चेंज का मतलब जैसे कोई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और बेटा क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। और प्रोडक्ट के साथ अगर यहाँ पर हीट निकल रही है, हीट भी अगर साथ में निकल रही है, ठीक है, तो अगर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है हीट, तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको प्लस हीट लिख देंगे। प्लस हीट का मतलब है कि साथ में बन रही, मतलब ये रिएक्शन एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वो क्या होती है डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और बनने के साथ साथ वहां से क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि लाइम को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट निकलती है, तो वो एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसी तरीके से अगर क्या हो,
रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को हमें हीट देनी पड़े, प्लस हीट लिख दें, प्लस हीट और बाद में प्रोडक्ट, तो ये एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरीके से भी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बाई इंडिकेटिंग हीट चेंज रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। समझ में आ गया होगा। एक और स्टेप है बाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द रिएक्शंस। तो कंडीशंस को भी रिप्रेजेंट करके हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो एक थर्ड हम लिखते हैं बाई इंडिकेटिंग कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन प्रोसीड। तो उसके हिसाब से भी हम क्या करेंगे बेटा, इंडिकेट करेंगे कंडीशंस जिसके अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही। तो ये थर्ड फैक्टर है। जैसे ये दो रिएक्शंस हमने लिखी थी, अब क्या है कि ये रिएक्शन बन रही है, अगर हम इस एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा बनाते हैं, मतलब इसको हीट किया जा रहा है, डेल्टा का मतलब इसको हीट किया जा रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और साथ में अगर MnO2 लिखा है तो इसमें हमने MnO2 ऐड किया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड किया है, एरो के ऊपर लिखा है। तो एक कंडीशंस रिप्रेजेंट की गई जिसके अंदर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो हीट कर रहे हैं और मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें रिएक्टेंट मतलब एज अ कैटलिस्ट वैसे होता है, जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है वो यूज कर रहे हैं। जैसे ये रिएक्शन हो रही है तो ये जनरली रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट अगर कह दो कि सर हो जाएगी तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी, ये डायरेक्ट हो जाती है लेकिन हीट करना पड़ता है और बहुत स्लो होगी। मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देंगे तो बहुत फास्ट होने लगेगी रिएक्शन। अब ये जो है रिएक्शन ये इतनी आसानी से नहीं होती है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना पड़ता है और 300 ATM प्रेशर भी लेते हैं और क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिना की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। क्रोमिक ऑक्साइड एल्यूमिना Al2O3 और क्रोमिक ऑक्साइड, तो इसकी प्रेजेंस Cr2O3 लिखा है, इसकी प्रेजेंस में इसको जब हीट किया जाता है तो ये बनता है। तो ये एक प्रकार की कंडीशंस हैं जो इस एरो पर दिखाई गई हैं जिसके अंदर रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कितने टाइप से बनाया जाता है, एक तो बाई इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, अगला होता है बाई इंडिकेटिंग हीट चेंज और अगला होता है बेटा बाई इंडिकेटिंग कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन प्रोसीड। अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड। सारा कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कॉपी पर लिख भी लीजिएगा अच्छे से। अब हम अगले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। अब हमारा जो इसका टॉपिक आने वाला है वो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है जनरली अगर मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये सब अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। तो ये सारा कुछ ओवरऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, यानी पूरा जितनी टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो सारा हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में इंक्लूड करने की। और शायद अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरा हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें लास्ट टॉपिक जो होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। यानी ये चैप्टर अब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा दो या तीन लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे प्रॉपर और घर पर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोग घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।